हेलो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स, वेलकम। मैं हूं सीए प्रणव पोपट और आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। द नेम इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 का जो पहला सेक्शन है दैट इज मैथमेटिक्स और रादर बिजनेस मैथमेटिक्स, उसके अंदर एक चैप्टर है सर जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और ये चैप्टर अपने आप में खुद तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं वो हमको स्टैटिस्टिक्स के दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत हेल्प करता है। इसलिए ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। बिल्कुल भी भाई इसको मिस करके नहीं जाने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं और इसमें समय भी अच्छा खासा लगता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो अपने बारे में आपको बता देता हूं। सो माय नेम इज प्रणव पोपट एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये सारे उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो जो नवंबर 2022 या उसके बाद कोई भी सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन and I have cleared all the levels of the CA in very first attempt. I am having 5 years of experience after CA and I am an educator by passion, by choice. So, आपको CA फाउंडेशन लेवल पर पेपर 3 पढ़ाऊंगा और इंटरमीडिएट लेवल पर भी पेपर 3 होता है जिसका नाम होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, आई एम द पार्ट ऑफ द बाहुबली टीम। सो दिस टीम विच स्टैंड्स विथ यू टिल द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। आपने देखा ही होगा कैसे रिसेंट एग्जामिनेशन में आखिरी दिन तक सारे के सारे एजुकेटर्स लगे हुए थे बच्चों की प्रिपरेशन के लिए। एंड दिस इज माय टाइमिंग। सो यूट्यूब पर रोज रात को 8 बजे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का टॉपिक चल रहा है। और अगर आप एक रेगुलर बैच, स्ट्रक्चर्ड बैच, प्रॉपर बैच जो कि अनअकैडमी ऐप के अंदर होती है, प्लस बैच एकाग्रता, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं 8 AM to 9:30 AM पढ़ा रहा हूं और ये भी नवंबर दिसंबर 22 अटेम्प्ट वालों के लिए एप्लीकेबल बैच होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस अमेजिंग सेशन को। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए, तो आज हम लोगों को शुरू करना है सर एक नए टॉपिक से जिसका नाम है कॉम्बिनेशंस। तो सर हम बार बार डेली पढ़ते रहते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इनफैक्ट हमेशा साथ में ही बोला जाता है PNC। तो परम्यूटेशंस तो सर हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमने अराउंड 8 लेक्चर्स कर लिए हैं इसके ऊपर। सर अब बता भी दो कि कॉम्बिनेशंस क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं एक गुड न्यूज बता देता हूं, आपके लिए फायदे वाली बात। क्योंकि आपने परम्यूटेशंस कर लिया है तो बहुत सारी बेसिक चीजें आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे फैक्टोरियल के बारे में सारा कुछ जानने लगे हो आजकल, फैक्टोरियल को कैसे ट्रीट करते हैं अच्छे से समझने लगे हो। तो जब मैं कॉम्बिनेशंस पढ़ाता हूं ना, तो क्योंकि आप परम्यूटेशंस पढ़ के आ चुके होते हो तो बहुत कुछ आइडिया आपको ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस जो कई लोगों को आखिरी एग्जाम के दिन तक कंफ्यूज करता है, और वो ये सर कि अगर कोई सवाल आता है जिसमें नहीं लिखा हुआ कि ये परम्यूटेशंस का है, कॉम्बिनेशंस का, तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का। और इस चीज को वही स्टूडेंट समझ सकता है, इस बात को वही लर्नर ग्रैब कर सकता है जो इस बात को कॉन्सेप्चुअली समझे। अगर आप ऐसे रट के चले जाओगे कि हाँ ऐसा सवाल आएगा तो परम्यूटेशन, ऐसा सवाल आएगा तो कॉम्बिनेशन, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बार में अच्छे से समझ लो। एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं आपके सामने आज। प्रॉपर एग्जाम्पल से आपको वो चीज समझाऊंगा और वो एग्जाम्पल खत्म हो जाने के बाद डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। और मुझे पता है भाई मैक्सिमम चांसेस है कि उस एग्जाम्पल से ही आपको एक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और फिर आपको बार बार मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा कि सर परम्यूटेशन लगाऊं या कॉम्बिनेशन लगाऊं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट डे फॉर टुडे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो लेट अस गेट स्टार्ट फॉर अ होमवर्क बोल रहा हूं, एग्जाम्पल ये लीजिए। मैं आता हूं एग्जाम्पल में। मान लीजिए कि देयर आर A, B, C and D, देयर आर 4 पीपल। ठीक है, और इन चार में से वी हैव टू टेक 2 पर्सन टू डिसाइड अ विनर एंड रनर अप। शायद आपने इस तरह का सवाल पहले भी किया है, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। 4 लोग हैं, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, ये मान के चलिए एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 4 लोग हैं ABCD।
इसमें से कोई दो लोग चुने जाएंगे जिसमें से एक विनर रहेगा और एक रनर अप रहेगा। ठीक है, तो सर इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? सर मैंने बोला ऐसा कर लेता हूं, एक को विनर मान लेता हूं, एक को रनर अप मान लेता हूं। तो पहले तो एक काम किया जाए सर, पहले तो हम ये चार में से कोई दो दो की जोड़ी ढूंढ लेते हैं। चार में से दो दो की कौन कौन सी जोड़ियां बन सकती पहले वो ढूंढ लेते हैं, पेयर्स। तो मैंने बोला भाई एक पेयर बन सकता है आपका ए बी, एक पेयर बन सकता है बी सी, एक पेयर बन सकता है ए सी, एक बन सकता है बी डी, एक बन सकता है सी डी, एक बन सकता है आपका ए डी। सिर्फ पेयर की बात कर रहा हूं, इनके सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा। कोई भी दो दो के अगर तुम ग्रुप्स भी उठाते हो, ये चार लोगों में से दो दो के ग्रुप्स उठाते हो, तो ये 6 ग्रुप्स बनेंगे बस। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अब जब तुम इसको विनर और रनर अप की जगह पर डालोगे तब तुमको समझ में आएगा कि सर ऐसा कर सकता हूं मैं कि ए को विनर बना दूं या बी को रनर अप बना दूं। ठीक है, अब उसी पेयर के दो कॉम्बिनेशन, मतलब इस ए और बी के दो परम्यूटेशंस या दो अरेंजमेंट्स बनेंगे, एक तो ए बी और एक बी ए। क्यों? इज इट पॉसिबल कि ए विनर हो जाए और बी रनर अप हो जाए? हाँ। इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि बी विनर हो जाए और ए रनर अप हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, सिमिलरली बी और सी लिया है तो बी और सी का उल्टा सी और बी भी तो काउंट हो जाएगा। आपने मान लीजिए ए और सी लिया तो सी और ए भी लिया जा सकता है। आपने मान लीजिए बी एंड डी लिया तो उसका रिवर्स डी और बी भी हो सकता है। अगर आपने सी और डी लिया तो उसका रिवर्स डी और सी भी तो हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद मान लो आपने ए और डी लिया तो उसका उल्टा डी और ए भी तो हो सकता है। और यही तो हमारे अरेंजमेंट्स जो है वो परम्यूटेशंस कहलाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और जब आप थ्योरम यूज किया करते थे कि चार में से दो लोगों को अरेंज करना है तो क्या आंसर आता था? 4p12 आता था। ये था पहला एग्जाम्पल, पहले इसको अच्छे से देख लीजिए। ये वो चीज थी जो आपको ऑलरेडी आती है, मैंने इसमें कुछ नया नहीं बताया। इंटरनेट को क्या हो गया भाई? इज ऑल गुड? लेट मी चेक। आई थिंक इट्स फाइन नाउ। चेक कर लो सारे लोग, क्या आप सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो? इज ऑल राइट एवरीथिंग? अभी इट इज फाइन आई गेस। हाँ, इट इज फाइन नाउ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये वो चीजें जो आपको ऑलरेडी बनती थी, जो आपको ऑलरेडी पता थी, जिसमें आपको ऑलरेडी पता था कि ए और बी और बी और ए को अलग अलग काउंट किया जाता है। अब मैं एक और इसी से मिलता जुलता एग्जांपल ले रहा हूं, पर थोड़ी सी बात बदल रहा हूं। अब मेरे पास चार लोग हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और मुझे आई हैव टू टेक 2 persons with me for a trip। आपके चार दोस्त हैं भाई, इमेजिन करो आपके चार दोस्त हैं ए बी सी डी। उन चारों में से आपको कोई दो लोगों को पिक करना है कि चल भाई मेरे साथ ट्रिप में चलो। तो कौन से दो लोगों को तुम ले जाना चाहोगे? मान लो तुम लोग बाइक ट्रिप में जा रहे हो और ट्रिपलिंग ही बस कर सकते हो, चार लोग तो आएंगे नहीं बाइक में। तो तुम्हारे पास बाइक है, बाइक में दो लोगों की और जगह है और तुमको दो लोगों को चुनना है। तो मुझे बताओ कितने तरीके हो सकते हैं? तो तुम बोलोगे सर एक काम करता हूं, मैं ए और बी को लेके चला जाता हूं। हाँ, ये एक बात हुई। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं 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 चलो बी और ए को लेके चले जाते हैं, क्या ये दो बातें अलग अलग हैं या सेम है? पहले तो ये बताइए। तुम तुम्हारे किसी दो दोस्त को ट्रिप पे लेके जाना चाहते हो, अब ए और बी को लेके जाओ या बी और ए को लेके जाओ, सेम थिंग तो हुआ सर, बोथ आर सेम थिंग ना, समझो ना। इस वाले सिनेरियो में ए और बी और ए दो अलग अलग बातें थी। व्हेन यू आर इन द फर्स्ट एग्जांपल,
A B or B A, they were two different things to be counted. But when you are just picking two people, not arranging them, just picking them, not arranging them, in this case this AB लिख दो या BA लिख दो is the same thing. You getting my point? ठीक है. अच्छा, तो क्या मैं इसको अलग अलग काउंट करूं? नहीं सर, इसको आप अलग काउंट मत कीजिए, आप इसको बिल्कुल अलग काउंट मत कीजिए. तो फिर क्या क्या आएगा हमारे पास? इन दैट केस हमारे पास क्या क्या आएगा ये समझ लेते हैं. सर इन दैट केस हमारे पास कुछ भी लिख दो, एक ए बी लिख दो, एक बी सी लिख दो, एक सी डी लिख दो, एक ए सी लिख दो, एक ए डी लिख दो और एक बी डी लिख दो, बस. अब चाहे इन 6 को ऐसे लिख दिया जाए या इनकी सीक्वेंस बदल के लिख दिया जाए, उनकी काउंटिंग नहीं बढ़ेगी. अभी भी सिलेक्ट करने के 6 ही तरीके हैं. मतलब इनमें से कोई 6 तरीकों, 6 में से कोई एक तरीका तुमको लेना है कि या तो तुम तुम्हारे साथ ट्रिप में ए और बी को लेके जाओगे, या ए सी को लेके जाओगे, या बी सी को लेके जाओगे, या ए डी को लेके जाओगे, या बी डी को, या सी डी को. समझ गए? ये क्या हुआ? 6. दिस इज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. तो एक ऐसा वर्ड था जो तू जीवन में पहली बार मैथ्स में आके पढ़ा है, पर कॉम्बिनेशन तो ऐसा वर्ड है जो तू अपनी रियल लाइफ में भी यूज करता है. कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि सर परम्यूटेशंस तो फिर भी हमने एज अ मैथ्स में पहली बार ये टर्म सुना, पर कॉम्बिनेशन वर्ड तो हम रियल लाइफ में भी यूज करते हैं. जब टीम बनाते हैं अपन मैच की, क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के लोग मोहल्ले में, टीम बनाते क्या करते हो? कॉम्बिनेशन ही तो करते हो. ये तुम 3 इस तरफ हो जाओ, तुम 3 इस तरफ हो जाओ. उसमें फिर सीक्वेंस थोड़ी मैटर करता है. तुम 3 मतलब तुम 3. अब चाहे कोई बीच में खड़ा हो, कोई राइट में खड़ा हो, कोई लेफ्ट में खड़ा हो, तो किसी चीज की जब ग्रुपिंग की जाती है, सिलेक्शंस किए जाते हैं, उसे कॉम्बिनेशंस कहते हैं, है कि नहीं? तो भाई कॉम्बिनेशंस तो और ज्यादा इजी है, तुम टफ वाली चीज कर चुके हो. अच्छा, अब मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं. जब हम पहली बार परम्यूटेशंस की डेफिनेशन पढ़ने बैठे थे ना, तो हमने ऐसे लिखा था, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट. या फिर सिर्फ अरेंजमेंट. जब तुम्हारी n की वैल्यू बड़ी थी r से, तो तुम पहले n में से r लोगों को चुनते थे, फिर उनको अरेंज करते थे. और जब तुम्हारे n और r बराबर होते थे कि जितने टोटल लोग हैं उतने ही लोगों को चुनना है, तो फिर सिर्फ अरेंजमेंट करते थे. ये पूरी कहानी थी कहां की? ये पूरी कहानी थी परम्यूटेशंस की. बट इफ आई टॉक अबाउट कॉम्बिनेशंस में सर कहानी बदल जाती है. कॉम्बिनेशंस पता क्या बोलता है? कॉम्बिनेशन कहता है इट इज जस्ट अ सिलेक्शन, खत्म, सिलेक्शन ओनली. यहां अरेंजमेंट को लेकर कोई बात ही नहीं होती भाई. जब तू कॉम्बिनेशंस की बात कर रहा है ना, देयर इज नो टॉक अबाउट अरेंजमेंट. तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, उन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को तुमको चुनना है, सिलेक्शन, दैट्स इट. सो कॉम्बिनेशंस विल ऑलवेज बी स्मॉलर. इसका आंसर भी बड़ा आएगा, इसका आंसर छोटा आएगा हमेशा. सो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर लोअर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ परम्यूटेशंस. क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन के अंदर पहले सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट, या तो सिर्फ अरेंजमेंट. यहां तो सिर्फ सिलेक्शन होता है, तो इसके नंबर ऑफ वेज कम आते. ठीक है. अच्छा, एक और खास बात, एक वर्ड होता है ऑर्डर. ऑर्डर, कभी भी क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऑर्डर मैटर कर रहा है. जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल जो लिया था तुम्हारे पास, ये वाला, इसमें ए विनर है, बी रनर अप है, या बी विनर है, ए रनर अप है. मतलब ए बी, बी ए और बी का ऑर्डर चेंज कर देने से क्या मैटर हो रहा है? डज इट मैटर हियर कि आप ऑर्डर चेंज कर दो तो बात बदल रही हो? यस. इसलिए यहां परम्यूटेशंस लगेगा. यहां पर जो दो लोग तुम्हारे साथ जा रहे हैं, चाहे वो ए बी बोल दो, चाहे बी ए बोल दो, क्या ऑर्डर मैटर करता है? ऑर्डर मैटर नहीं करता. तो ऑर्डर डू नॉट मैटर. तो कॉम्बिनेशन. तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके बता दिए इस चीज को क्लिक करने के कि आपका क्वेश्चन जो है वो परम्यूटेशंस का है, कॉम्बिनेशंस का. अब थोड़े समय बाद आपको धीरे धीरे ये चीज को क्वेश्चंस के थ्रू रियलाइज करवाता रहूंगा. अभी तक मैंने जितना आप लोगों को बताया अबाउट परम्यूटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशंस,
क्या आपके दिमाग में गया? जल्दी से दिमाग की बत्ती चलाइए एवरीवन। चलो गुड, वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग चलते हैं सर टेक्स्ट बुक में। क्या दिया है कॉम्बिनेशंस का मतलब? द नंबर ऑफ वेज इन विच आज पता नहीं वापस इतने दिनों बाद कैसे इसको प्रॉब्लम होने लगी इंटरनेट को। अभी तो कुछ दिन से बड़ा सही चल रहा था। अभी ठीक है लगता है ना? हाँ, अभी सही लग रहा है। ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। हाँ गुड, नाउ गुड गुड गुड। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों से? मैं ये बोल रहा था कि व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट द थिंग्स, तो उसके जब नंबर ऑफ वेज निकालते हो तो वो कहलाते हैं कॉम्बिनेशंस। जब सिर्फ सिलेक्शन करना हो, ठीक है, जहां ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन या अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट, इन दैट केस वी कैन से दैट कॉम्बिनेशन विल कम इनटू पिक्चर। ठीक, जैसे ये देखो, मान लो मैं यहां पर तुमको बोलता हूं, याद है यही एग्जांपल हमने लिया था, यही सेम एग्जांपल हमने लिया था फॉर द पर्पस ऑफ परम्यूटेशंस, जहां पर मैंने बोला था कि इनको अरेंज करके बताओ कितने वेज हो रहे हैं, तो तुमने इनको अरेंज करके देखा था। आज इसमें एक जना और बढ़ गया है SR के। अभी मैं तुमको बोलता हूं कि ये 4 में से तुम्हारे 2 फेवरेट लोग कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि आपके इसमें से कौन से 2 फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस हैं, तो ऐसे केस में हर बच्चे ने अपनी अपनी चॉइस बता दी। किसी ने चॉइस बता दी मेरे ये दोनों फेवरेट हैं, किसी ने बता दिया मेरे ये दोनों फेवरेट हैं, कोई बोल रहा है मेरे ये दोनों फेवरेट है, कोई बोल रहा है मेरे ये दोनों फेवरेट है, ये दोनों फेवरेट है। ऐसी कितनी चॉइसेस बन सकती बताइए, नंबर ऑफ वेज। अब आंसर तुम दोगे कि मैं यहां पर अपने कोई भी 2 फेवरेट चुन लेता हूं, तो ऐसे कितने तरीकों से चुन सकता हूं मैं 2 फेवरेट। और मैं यहां ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा फर्स्ट और सेकंड कौन है, सिर्फ इन चारों में से कोई 2 फेवरेट, ओनली 2 फेवरेट्स, उसमें फर्स्ट और सेकंड रैंक नहीं दे रहा हूं। समझ गए बात को? तो यहां पर आ जाएगा सर 4 2, तो 4C2। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि 4C2 निकालते कैसे। अभी तो मैंने प्रैक्टिकली बताया था, मैनुअली, अभी तो मैंने थ्योरम बताया नहीं। लेकिन जैसे यहां की अगर मैं बात करूं, तो यहां भी तुम क्या करोगे, मान लो इसको तुम दे देते हो A, इसको बोल देते हो S, इसको बोल देते हो R, और इसको बोल देते हो K, किंग खान, ASRK, ASRK। तो या तो किसी का A और S फेवरेट हो सकते हैं, या तो किसी के S और R फेवरेट हो सकते हैं, या तो किसी का R या K फेवरेट हो सकते हैं, ASSRRK। या फिर किसी का फेवरेट हो सकता है A और R, अक्षय रणवीर। किसी का फेवरेट हो सकता है A और K, किसी का फेवरेट हो सकता है S और K। समझ गए कितने वेज आ रहे हैं? अभी और कोई बचा? AS, AR, AK, SR, SK, ठीक है, AK हो गया, AK भी हो गया, बस 6 आ रहे हैं मेरे हिसाब से, है ना, ओनली 6। समझ रहे हो बात को? ये होता कॉम्बिनेशंस। लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ मैनुअली बताई है ये चीज, अभी मुझे बाय थ्योरम बताना बाकी है। तो परम्यूटेशंस में भी हमने ऐसे किया था, पहले हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते थे, फिर जाके थ्योरम से वेरीफाई कर लेते थे। ये लो, तो जिस तरीके से हमारे पास परम्यूटेशंस का थ्योरम था, द सिमिलर वे वी हैव थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेशंस। दिखने में भी सेम है, यहां NPR लिखा होता था, अभी NCR लिखा हुआ है, मतलब P की जगह C हो गया। N और R अभी भी वही है, ठीक है, मतलब N मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स, R मतलब जितने लोगों को चुनना है, जितने लोगों को सिलेक्ट करना है। रही बात फॉर्मूले की, तो इतना फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, यहां से लेके यहां तक। ये जो एक्स्ट्रा यहां पर आ रहा है R फैक्टोरियल, ये इसमें ज्यादा दिया हुआ है, जो कि वैसे परम्यूटेशंस में नहीं होता है। तो यार कॉम्बिनेशंस भी निकालना हो ना अगर तुमको, तो परम्यूटेशंस को निकालने की जो हमने ट्रिक सीखी थी ना, वही काम आने वाली है।
एक्चुअली तुम क्या कर सकते हो, एक्चुअली वो एनसीआर को तुम लिख सकते हो एनसीआर इक्वल्स एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। सोचो ना कैसे, इतना तो परम्यूटेशंस हो गया, बस उस परम्यूटेशंस में आर फैक्टोरियल डिवाइड कर देते हैं तो कॉम्बिनेशंस आ जाता है। जैसे परम्यूटेशंस निकाला करते थे वैसे निकालो, उसमें आर फैक्टोरियल डिवाइड कर दो तो कॉम्बिनेशंस आ जाएगा, सिंपल। ट्राई करें एक बार। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, कितने लोग हैं, 4। कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 2। अगर मुझे निकालना है 4C2 तो मैं कर दूंगा 4P2, ये तो परम्यूटेशन हो गया, अपॉन आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू कितनी है, 2 फैक्टोरियल। क्या आपका आंसर मैच कर गया, 6? अच्छा, मतलब यहां भी मैनुअली करना जरूरी नहीं है, यहां भी थ्योरम है हमारे पास। बिल्कुल थ्योरम है भाई, क्यों नहीं है थ्योरम, बिल्कुल थ्योरम है हमारे पास, बिल्कुल करेंगे इसको। तो 4C2 इज 4P2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 12 अपॉन 2 दैट इज 6। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, बाकी कंडीशन सेम है, एन की वैल्यू हमेशा तुम्हारी आर से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, एन कैन नॉट बी लेसर देन आर, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये वाली बात भी श्योर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लिंकेज ऑफ पीएनसी थ्योरम ये मैं आपको बता चुका हूं कि भाई साहब अगर आपको एनसीआर निकालना है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको एनपीआर ऑलरेडी आता है, बस उसमें आप आर फैक्टोरियल डिवाइड कर दें तो यू विल गेट एनसीआर, दैट्स इट। एनपीआर में आर फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो मैं तुमसे पूछता हूं कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस के, मतलब सिर्फ फॉर्मूले वाइज कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं। फाइंड आउट 10C3, बताइए क्या करोगे। सर 10C3 निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां लिख दूंगा 10P3, इसको बस डिवाइड कर दूंगा जितनी आर की वैल्यू से 3 फैक्टर, मेरा आंसर आ जाए। चलो करो भाई, आंसर निकालो सारे बच्चे। सर 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, मतलब ये आ गया 720, तो डिवाइड कर दिया 3 फैक्टोरियल मतलब 6 के साथ, तो 120। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, वाई 10C3 इज 120 एवरीबॉडी। चलो एक और देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड आउट 10 ठीक 10C5, देखते कौन निकालता है 10C5। $252 पक्का, आर यू श्योर गाइज। चलो तो ये हो जाएगा 10P5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो 10P5 निकलेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 5040 डिवाइडेड बाय 120। तो दिस विल बी, मेरा तो 42 आ रहा है, मैंने गड़बड़ कर दिया क्या कुछ। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, अरे सर 30,240 था, आपने गलत कर दिया यहाँ, सॉरी बेटा, यहाँ पर आएगा 30,240, मैंने एक कम वैल्यू ले ली, 30,240 डिवाइडेड बाय 120, तो यह आ जाएगा 252। अरे आप लोग सही हो भाई, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो मुझसे तो गड़बड़ हो गई, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आपके में। नेक्स्ट, तो बहुत सिंपल है यार, देखो मैंने बोला था ना तुमको, जब मैं कॉम्बिनेशंस पढ़ाने जाऊंगा तो परम्यूटेशंस मुझे मदद करेगा, क्यों, क्योंकि परम्यूटेशंस में आपने ऑलरेडी थ्योरम को लगाना इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि जब कॉम्बिनेशंस में आ रहा हो तो सिर्फ छोटा सा चेंज करना है, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो शुरू से मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। शॉर्टकट क्या बोलोगे एनसीआर का, जो एनपीआर का शॉर्टकट था वही कर लो, कि एन को उठाओ और आर, जितने आर की वैल्यू दी उतना मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो आर के फैक्टोरियल से। तो क्या नया शॉर्टकट पढ़ लिया इसमें, सेम तो है भाई, इट इज द सेम थिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज इंपॉर्टेंट।
NC0 और NCN, ये क्या होता है सर? चलिए इसको समझते हैं। NC0 NCN, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा NCN के बारे में। पहले इसको हम थ्योरम से करते हैं, NCN को पहले थ्योरम से करते हैं। मैं बोल देता हूं ये हो जाएगा NPN डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, आंसर इज 1। ये तो हो गया थ्योरम से, तूने समझ लिया कि NCN की वैल्यू 1 क्यों आती है। लेकिन अब हमको प्रैक्टिकली भी समझना है कि ये है क्या भाई, क्या है ये, व्हाट इज NCN। 5 ऑब्जेक्ट हैं और तुम्हें पांचों में से किसी को सिलेक्ट करना है, 5 लोगों को। अब बताओ यार, 5 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना कितना टफ है ना भाई, कितनी चॉइसेस करनी पड़ जाएंगी। मान लो तुम्हारे 2 फ्रेंड्स हैं और तुम्हें उसमें से कोई 2 फ्रेंड्स चुनने हैं, बाप रे कितना टफ काम है। अरे सर 2 फ्रेंड है, वही दोनों को चुनना है, हो गया वनी, एक ही तरीका तो होगा। इस काम को करने के कितने तरीके हैं? तुम्हारे 2 फ्रेंड हैं और तुम्हें 2 फ्रेंड लोगों को फोन करना है, इसको करने के कितने तरीके होंगे? 2, एक ही तो तरीका होगा भाई कि ये दोनों को फोन कर लो। क्या सिलेक्ट करना है इसमें, बताओ ना, इसमें क्या ही सिलेक्ट करना है? सभी को सिलेक्ट करना, हो गया खत्म। इसमें चॉइसेस कहां से आएंगी? इसलिए आंसर 1 आ रहा है। तो देखो यार, थ्योरम से समझना अपनी जगह था, पर आई होप आप प्रैक्टिकली भी समझ पा रहे हो कि व्हेन वी आर सिलेक्टिंग ऑल द थिंग्स, सिलेक्टिंग all given things can be done in one way only, can be done in one way only। उसमें क्या नंबर ऑफ वेज आएंगे? सारी चीजों को सिलेक्ट करना तो उसका एक ही तरीका है, कर लो सारी चीजें सिलेक्ट, हो गया खत्म। नाउ NC0 की बात करता हूं। NC0 को भी थ्योरम वाइज करें तो NP0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। सर लेकिन ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं कभी, ठीक है, इसीलिए ये थ्योरम से रुक जाता है, इसको नहीं समझ में आता थ्योरम से कैसे करें। लेकिन अब मैं तुमको बताता हूं इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल बात, ये सीधे प्रैक्टिकली समझेंगे। NC0, तेरे पास 5 चीजें हैं और तुझे उसमें से कुछ भी नहीं चुनना, मत चुनो। उसमें चॉइसेस कहां से आएंगी? कितना आसान काम है, कुछ भी ना चुनना। तुमको मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स दिए और बोले 5 में से कोई 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, मतलब कुछ भी सिलेक्ट मत करो। तो कुछ नहीं करने के कोई चॉइसेस थोड़ी होते हैं, कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना, खत्म। उसमें कहां से चॉइसेस आएंगी? ओनली 1 वे कि कुछ मत करो। तो NC0 will also be 1। So the number of combinations of selecting nothing will always be 1। आई होप ये भी समझ पा रहे हो आप। कुछ ना करने का भी अपना मजा है ना। वो कौन सी चॉकलेट की ऐड आती है ना, कभी कभी कुछ ना करना भी अच्छा होता है ना। वो दादी बोलती बेटा उठा देना, भाई नहीं उठाता, तो दादी अपना सामान खुद ही उठाने जाती है और वहां उसी समय ऊपर से पता नहीं अलमारी गिरती कि क्या गिरता है। 5 स्टार का ऐड है शायद, है ना। कभी कभी कुछ ना करना भी है, तो ना करने के कितने तरीके होते हैं? कोई तरीके नहीं भाई, मत करो, हो गया, बैठे रहो, मत करो कुछ, 1 वे, ठीक है, बढ़िया। तो ये थे सर NC0 NCN। कृपया करके याद रखें अपने दिमाग में हमेशा, इफ यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द थिंग्स कैन बी डन इन 1 वे, इफ यू हैव टू सिलेक्ट नथिंग कैन बी डन इन 1 वे, दोनों का आंसर 1 आएगा, ठीक है। चलिए, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, ना 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 ना। चलिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके हवाले। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5C। समय का ये पल थमसा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो क्या करने का भाई, बहुत ही आसान सवाल है ये। 12C4 प्लस 12C3, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया परम्यूटेशंस, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 12 इंटू 11 इंटू 10 3
फैक्टोरियल। कैलकुलेटर को बुलाइए। 12, 11, 10, 9 डिवाइडेड बाय 24, ये आ रहा 495। 12, 11, 10 डिवाइडेड बाय 6, ये आ रहा 220। तो 495 प्लस 220 715। द आंसर इज ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं आप लोगों का ये आंसर सही आ गया। क्या भैया लैग वैग हुआ क्या फिर से? सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। अच्छा सवाल है, डू इट गाइस, डू इट। एनपीआर दिया 336 के बराबर, एनसीआर दिया हुआ है 56 के बराबर। तो आपको पता करना है कि एन और आर की कौन सी वैल्यूज सही है। इन ऑप्शंस में पहली पहली वैल्यू एन है और दूसरी दूसरी वैल्यू आर है। चलिए, अच्छा जी, चलिए सारे बच्चे ऑप्शन बी आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। अरे सिंपल है भाई, ऑप्शन से करने का। यहाँ पर एन को अगर 3 रख के देखूं मैं और 3p2 निकालूं, आर को 2 रखूं, तो 3 2 6 आ रहा है। पर मुझे तो 336 के बराबर चाहिए, तो ये गलत हो गया। मैं 8,3 में आया। 8p3 की वैल्यू क्या आती है? तो अपन ने चेक किया कैलसी से, 8p3 की वैल्यू आती है 8 इंटू 7 इंटू 6 विच इज 336। लेकिन जल्दीबाजी नहीं करने का, दूसरी कंडीशन भी चेक करो। 8c3 की वैल्यू क्या आती है? सर 8c3 की वैल्यू आएगी 8p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 336 डिवाइडेड बाय 6। हाँ अब ठीक है भाई, क्योंकि ये भी मैच कर गया 336, ये 56 भी मैच कर गया, मतलब 8,3 से दोनों बातें सही तरीके से मैच हो रही हैं। एनपीआर वाला पार्ट भी और एनसीआर वाला पार्ट भी। ठीक है, तो बेसिक सी बात थी सर, बी आंसर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल यूज बताता हूं कॉम्बिनेशंस का। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ। इट सेज दैट अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड, एक कमिटी बनानी है, ऑफ 3 पर्संस आउट ऑफ 12। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग सच अ कमिटी। देखो इसके पहले आपको याद होगा परम्यूटेशंस में हमने क्वेश्चन किया था कि एक क्लब में हम लोगों को 10 में से 3 लोगों को चुनाव करना है। एक को प्रेसिडेंट बनाएंगे, एक को ट्रेजरर बनाएंगे, एक को सेक्रेटरी बनाएंगे। लेकिन यहां पर 12 में से सिर्फ 3 लोगों की कमिटी बनाना है। एंड व्हेन आई से द वर्ड कमिटी, कमिटी का मतलब है ग्रुप ऑफ 3 पीपल डूइंग अ कॉमन टास्क। उसमें कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी सेक्रेटरी, ट्रेजरर, अलग अलग पोस्ट नहीं होती। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कमिटी, इट मींस ऑल द 3 पीपल आर ऑफ द सेम कैटेगरी, देयर इज नो लेबलिंग। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले तुम्हें यह क्लिक होना चाहिए कि ऑर्डर डू नॉट मैटर। कमिटी में चाहे तुम बी, सी या डी को रख दो, बी डी या सी को रख दो, सी डी या बी को रख दो, सी बी या डी को, अरे किसी को भी रख दो भाई, है तो वही 3 लोग ना। तो कौन से 3 लोग ये मैटर करता है, ऑर्डर क्या है ये मैटर नहीं करता। और क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहां पर हम लोग लगाएंगे कॉम्बिनेशंस। वी हैव 12 पीपल, वी हैव टू सिलेक्ट 3 पीपल्स आउट ऑफ 12 टू फॉर्म सच अ कमिटी। तो आंसर हो जाएगा 12c3। अब आंसर 12c3 का निकालते तो तुमको आता ही ऑलरेडी, उसमें मुझे क्या करवाना है। तो 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320 डिवाइडेड बाय 6। तो 220 इज द करेक्ट आंसर, 220 वेज। ठीक है सर, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। A company wishes to simultaneously promote 2 of its department heads to assistant manager. How many ways can these promotions take place? देखो यार, आज एक पोस्ट है एक कंपनी में एम्प्लॉय की,
जिसमें आपके पास 6 डिपार्टमेंट हेड्स हैं। एक पोस्ट है डिपार्टमेंट हेड, उसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। उन 6 में से कोई 2 लोग जो हैं, उन 6 में से कोई 2 लोग जो है वो प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे। तो कितने तरीकों से वो प्रमोशन हो सकता है? तो मैंने बोला भाई 6 में से कोई भी 2 लोग। उसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनाओगे और एक को सीनियर मैनेजर बनाओगे ना, दोनों ही असिस्टेंट मैनेजर बन रहे हैं। तो चाहे पी और क्यू बन जाए, चाहे क्यू और पी बन जाए, चाहे क्यू या आर बन जाए या आर या क्यू बन जाए, बात तो एक ही हुई कि कौन से 2 लोग का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन हुआ तो फिर बराबर बात हो गई, उसमें फिर ऑर्डर मैटर थोड़ी करेगा। यहां भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, इसलिए 6 इंटू 5 ये हो गया परम्यूटेशंस डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 15। ठीक है, 15 इज द आंसर। गुड। बिल्कुल वही एग्जांपल, एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको 3 हेल्पर की जरूरत है और 10 लोग अप्लाई करने आए हैं। एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है जो घर वर बनवाता है, उसके पास 10 लोग आए हैं, बोले भैया हमको काम चाहिए। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मेरे पास 3 लोगों की जगह है, तो 10 में से किसी 3 को चुन लेगा। उसमें फिर सीक्वेंस थोड़ी रहेगा कि तू ये वाला है, तू वो वाला है। वी हैव टू जस्ट पिक 3 पीपल आउट ऑफ 10, जस्ट पिकिंग, जस्ट सिलेक्टिंग। तो 10C3, 10C3 तो आप मेरे साथ सबसे पहले निकाले थे, 120। ठीक है, तुमने बोला और मैंने लिख दिया, कोई बात है क्या? चेक भी नहीं करूंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए। डू इट नाउ। If 10PR is equals to 604,800, 10CR is equals to 120, find the value of R, all my dear champs, जल्दी। आपको यहां आर की वैल्यू निकालनी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एन तो आपको दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट आर। वेरी गुड फूलचंद, वेरी गुड नेहा, खुशी, चलो गुड ट्राई, गुड ट्राई। अब देखो कुछ लोगों का आंसर 6 आ रहा है, कुछ लोगों का 7 आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जैसे मान लो आपको 10CR निकालना है, तो आप कर दो 10PR अपॉन आर फैक्टोरियल, सिंपल। इसी चीज में अगर मैं ये 2 चीजें डाल दूंगा तो तीसरी चीज मुझे मिल जाएगी। तो 10CR की वैल्यू है 120 और 10PR की वैल्यू है 604,800। इसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। आर फैक्टोरियल यहां आ जाएगा और 120 इसके नीचे आ जाएगा, 604,800 के नीचे आ जाएगा। बताइए 604,800 अपॉन 120 कितना होता है? 604,800 अपॉन 120 कितना होता है? सर ये होता है 5040। यही हो रहा है ना? तो 10PR 604,800, 10CR 120, 10PR अपॉन आर फैक्टोरियल, 10PR अपॉन आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल यहाँ आ गया, 120 आ गया, 5040। आर की वैल्यू क्या आएगी बताइए? 6 आएगी। कैसे आएगी 6 बताओ? क्यों? 6 का फैक्टोरियल 5040 होता है क्या? 6 का फैक्टोरियल होता है क्या 5040? 7 का फैक्टोरियल होता है, 7 का। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7, बिकॉज किसका फैक्टोरियल 5040? R7। चलिए, उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों का 6 आंसर आ रहा था उनको अपनी गलती पता चल गई है। दिमाग की बत्ती जलाइए। क्या आप सभी को ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया? कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? टेल मी। ठीक है, गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। हाँ, ये बढ़िया सवाल है सर। एवरी 2 person shakes hands with each other in a party and the total number of handshake is 66. Find the number of guests in the party. मैं एक काम करता हूं, इस एग्जांपल को करवाने से पहले कुछ और दूसरा एग्जांपल देता हूं। नंबर ऑफ हैंडशेक, हाथ मिलाना, हाथ मिलाना। मान लो 3 लोग हैं आपस में, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। ये तीनों आपस में मिले। ये तीनों जब आपस में मिले ना, तो
सबसे पहले क्या हुआ, ए ने हाथ बढ़ाया और ए और सी का हैंडशेक हो गया। फिर बी ने सी के सामने हाथ बढ़ाया, ये दोनों का हैंडशेक हो गया। और फिर और कौन बच गया, ए और सी, बी और सी। फिर ए और बी ने आपस में हैंडशेक किया। अब मुझे बताइए, अगर ए ने सी के साथ हैंडशेक किया तो क्या सी अब ए के साथ अलग करेगा, उसको अलग हैंडशेक बोलोगे क्या? क्या ए सी और सी अलग अलग हैंडशेक कहलाएंगे? अरे यार, ए ने सी के साथ हाथ मिला लिया मतलब सी ने भी ए के साथ मिला लिया, अभी फिर से सी थोड़ी मिलाने आएगा ए के साथ। तो नंबर ऑफ हैंडशेक का मतलब समझो, यहां भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि यहां भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन है। लेकिन सवाल में एक चीज छुपी हुई है, हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है सर? 2 लोगों की। तो ये 2 जो है ना, छुपा हुआ आर का वैल्यू है। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, तो आप बोल दो कि NC2। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि देयर आर 10 पर्सन्स in a gathering, in a party, in a group, there are 10 persons, everybody is shaking hands with each other, बताइए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे? तो मैंने बोला 10 में से कोई 2 लोग चुने जाएंगे जिनके बीच में हैंडशेक होगा। तो ऐसे कौन कौन से 2 अलग अलग लोग हो सकते हैं? 10C2, 10 9 90 अपॉन 2 45। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को ट्राई करो, बन जाएगा। Every 2 person shake hands with each other in a party and total number of handshakes are 66। तो कितने लोग इस पार्टी में आए होंगे? उल्टा निकालना है, नंबर ऑफ हैंडशेक दिया है क्वेश्चन में 66, आपको पता करना है पार्टी में टोटल कितने लोग होंगे। वेरी गुड डियर चैम्प्स, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सर 2 लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो NC2 आपकी वैल्यू आ रही 66। अब आपको n की वैल्यू ढूंढना है कि n की कौन सी वैल्यू रखने पर 66 आता है। ऑप्शन ए लिया 11C2, 11C2 होता है 11 10 जा 110 अपॉन 2 विच इज 55, गलत। 12 लिया, ऑप्शन बी 12C2, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2, 66 हो गया मैच। तो अगर पार्टी में 12 लोग होंगे तो टोटल 66 हैंडशेक होंगे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो यहां तक जो हमने पढ़ा बेटा, आज हमने यहां तक पढ़ा, दैट वाज बेसिक कॉम्बिनेशंस, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें। थोड़ा सा रिवाइज करके आना, जो क्वेश्चंस हमने किए उसको खुद से करके देखना। कल हम लोग एक लेवल अप करने वाले हैं जहां पर हम पढ़ेंगे कंडीशनल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस का एक स्टेप अप होगा कल, और छोटा है कॉम्बिनेशंस, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। इस वीक में वी आर डन विद दिस चैप्टर। इनफैक्ट वी आर डन विद दिस चैप्टर अलॉन्ग विद द फाइनल क्विज। एक क्विज तो आज हो गई, एक फाइनल क्विज और हो जाएगी। ठीक है, गुड वन। चलिए, इतना बेसिक पढ़ाया कि आज होमवर्क देने लायक कुछ था नहीं, तो आज का होमवर्क यही है कि आप जितना ज्यादा हो सके रिवाइज कर लीजिए इस चीज को, फिर कल हम लोग कंडीशनल कॉम्बिनेशन से कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप गाइज कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, और वो ये है कि जो भी सेशंस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ले रहा हूं, सारी की सारी लाइव स्ट्रीम्स जो हैं वो अपलोड भी होती हैं, और हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करते हैं। तो यू कैन सी हियर देयर इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me /livedaily। ये लिंक अपने पास लिख लीजिए आप। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके से एक वेब पेज ओपन होगा, और इस वेब पेज में आप जा सकते हो। मेरे नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, CA फाउंडेशन मैथ्स प्रणव पोपट, और जैसे ही आप वहां क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा जिसमें नवंबर 22 क्लासेस। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जितने भी मैंने शुरू से लेकर टॉपिक लिए हैं, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, और अभी जो चल रहा है वो टॉपिक 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और आप कोई भी चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक कर सकते हो। ठीक है, आप सारा यहां देख सकते हो, नथिंग इज गेटिंग डिलीटेड। ओके फाइन। इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ स्पेशल क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसके लिए आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देखी जा सकती हैं।
सो दिस इज माई कोड, और ये कोड जो है CAPRANAV, अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो आप एक्नॉलेज कर सकते हैं मेरा कोड यूज करके कई जगह पर। जैसे कि अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अदर सब्सक्रिप्शंस भी लेते हो लाइक अदर देन CA, तो भी मेरा कोड यूज कर सकते हो। एंड एज वेल एज अगर आप स्पेशल क्लास पहली बार देखने वाले हो तो पहली बार में आपको अनलॉक कोड लगता है, तो अनलॉकिंग के लिए भी आप ये कोड यूज कर सकते हो। एंड देयर इज वन मोर थिंग, महीने में 1 या 2 बार एक कॉम्बैट टेस्ट होता है जिसके अंदर स्कॉलरशिप मिलती है, वहां भी अगर फ्री में एनरोलमेंट करना है तो यू कैन यूज माई कोड CAPRANAV। ठीक है सर। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं सर, हम जो यहाँ पर फ्री प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं और पेड बैच में क्या गैप है। तो देखो भाई, एक चीज होती है रेगुलर क्लास, एक होती है रिवीजन क्लास। रेगुलर क्लास में 2 मोड्स होते हैं, एक पेड प्लेटफॉर्म, एक फ्री प्लेटफॉर्म। फ्री प्लेटफॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड का मिक्स होता है, और यहाँ पर सेपरेट नोट्स अलग से नहीं दिए जाते, सिंपल क्विजेज होती है यहाँ पर। रही बात पेड प्लेटफॉर्म की, 100% लाइव होता है प्रॉपर डेडलाइन के साथ, एक्सक्लूसिव नोट्स दिए जाते हैं वहां पर जो आप प्रिंट भी करवा सकते हो, RTP और PYQ इंक्लूड होते हैं क्लासेस में, यस। नेगेटिव मार्किंग वाली प्लस की क्विज होती है, जिस क्विज में आप बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट देख सकते हो, और टेस्ट सीरीज, यस, फ्री टेस्ट सीरीज इंक्लूड होती है जिसमें इवेल्युएट करके भी आपको आंसर दिए जाते हैं। चलो क्विज में तो ठीक है, अकाउंट्स और लॉ में भी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज है जहां पर आपके कॉपी चेक करके आपको दी जाती है। फिर आता है सर फ्री प्लेटफॉर्म फॉर रिवीजन मैराथन। तो रिवीजन और मैराथन तो एनीवेज फ्री है, इट इज फ्री फॉर एवरीवन, वो अलग बात होगी। लेकिन अगर आप पहली बार नए स्टूडेंट हो और पहली बार पढ़ने जा रहे हो CA फाउंडेशन का, तो मैं बोलूंगा इस वाले सिचुएशन में जाके आप अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो पास होने की। ठीक है जी। चलिए, तो ये अभी ऑनगोइंग बैच चल रहा है हमारा, जिसमें पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है CA फाउंडेशन का। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बैचेस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन सी बैच से, किस टीचर से, या मिक्स ऑफ बैचेस से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। टाइम टेबल देख सकते हो आप हमारी बैच का, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं 8 AM to 9:30 AM आता हूँ। अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक है, और 1:45 PM तक आपकी सारी क्लासेस ओवर हो जाती हैं। तो ये है CA फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर अनअकैडमी प्लस, एंड दिस इज फॉर अनअकैडमी आइकॉनिक। आइकॉनिक के अंदर आप देखोगे प्राइजेस थोड़े ज्यादा आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं अलॉन्ग विद क्लासेस। ठीक है। और ये जो कोड्स आपको दिख रहा है, CA प्रणव, जैसे कि मैंने बताया, ये सारे प्राइजेस बिफोर डिस्काउंट है। कोड लगाने के बाद आपको 10% या उससे ऊपर कोई भी मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट चल रहा होगा, वो यूज आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।